हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ ह्यूमन राइट से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि दीवानी और राजनीतिक अधिकारों पर आपातकाल का क्या प्रभाव होता है जिससे राष्ट्र के जीवन को खतरा हो। मतलब इंग्लिश में है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट विच थ्रेटन्स द लाइफ ऑफ द नेशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपातकाल में राजनीतिक और दीवानी अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है जिससे राष्ट्र के जीवन को खतरा हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में पूरी वीडियो तक बने रहेंगे और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो आंसर में मैंने लिखा है कि भारतीय संविधान में जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 यानी 352 की घोषणा की जाती है तो इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह को बनाए रखना होता है। मतलब उद्देश्य जो है सो राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखना होता है, जैसे युद्ध, कहीं बाहरी आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ या सशस्त्र विद्रोह यानी गृह युद्ध हुआ। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और नागरिकों के दीवानी यानी सिविल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, मतलब उसको सीमित कर देती है। भारतीय संविधान में जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है तो इसका दीवानी और राजनीतिक पॉलिटिकल अधिकारों पर गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह आपातकाल तब लगता है जब राष्ट्र की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है। तो आपने देखा कि आपातकाल स्थिति में जो राजनीतिक और दीवानी अधिकार जो होते हैं उसको लिमिटेड कर दिया जाता है और आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी 362 अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है यानी 352। आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि आपातकाल का मूल अधिकार यानी दीवानी और राजनीतिक अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या मौलिक अधिकार लोगों के लिमिटेड यानी सीमित किए जाते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाना। मतलब स्वतंत्रता का जो अधिकार जो अनुच्छेद 358 में हमें मिला है वो स्वतः खत्म हो जाती हैं। मतलब आपातकाल की घोषणा होते ही संविधान का अनुच्छेद 19 जो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं यानी स्वतः निलंबित होती है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई है, ये स्वतः निलंबित मतलब खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप सरकार के खिलाफ भाषण नहीं दे सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा नहीं कर सकते हैं या संघ नहीं बना सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, 1975 में मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी अखबारों में छपने से पहले सरकार की मंजूरी की जरूरी थी। तो 1975 के समय जब इमरजेंसी इंडिया में लगा था तो ये अनुच्छेद 19 के तरफ से हमें जो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं मिली गई, जिसमें आप भाषण दे सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, 2 4 10 लोग संघ बनाकर एक साथ कुछ चीज़ पे बात डिस्कस कर सकते हैं, उन सारे अधिकारों को ख़त्म किया जाता है। और मीडिया को भी लिमिटेड कर दिया जाता है कि अगर कोई अखबार कोई मतलब जो है सो खबर छापता है तो पहले सरकार से रिव्यू करवाना होगा, यानी मंजूरी लेना होगा, तभी आप छाप सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट अब हम देखते हैं, अदालत जाने का अधिकार बंद यानी अनुच्छेद 359 का खत्म हो जाना। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा नागरिकों के अन्य मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 19 के अलावा को लागू करने के लिए अदालत जाने का अधिकार भी निलंबित किया जाता है। मतलब आप अदालत भी नहीं जा सकते हैं जब राष्ट्रपति शासन लगता है। इसके लिए क्योंकि आपके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 को लिमिटेड कर दिया गया तो आप इस वजह से अदालत भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 359 में है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अदालत में जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान आप नहीं जा सकते हैं। उदाहरण में
देखते हैं। जैसे एडीएम जबलपुर केस में 1976 में जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा किसी को बिना मुकदमे में जेल डालने पर भी नागरिक बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस रिट के लिए अदालत नहीं जा सकते हैं। मतलब ये होता है कि एक जबलपुर में एक एडीएम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस था, जिसमें आपातकाल के दौरान किसी को बिना मुकदमे के जेल में डालने पर अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसको आपने बंदी बनाया है, कोर्ट के सामने पेश करने का जो अधिकार है हमारा, वो भी अदालत उसके लिए भी आप अदालत नहीं जा सकते हैं। सरकार चाहे तो आपको जेल में डाल सकती है। 3 है अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन का अधिकार अपवाद। ये अपवाद में रहते हैं क्योंकि 44वें संशोधन में अनुच्छेद 78 के बाद जब आपातकाल में अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए सजा और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो जब 78 के बाद जब राष्ट्रपति शासन लगा तो फिर एक 44वां संशोधन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया और ये अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता, मतलब उसको लिमिटेड या ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल के बाद कुछ संशोधन हुए जिसमें सरकारों को लगा कि हम कुछ ही मौलिक अधिकारों को लिमिटेड कर सकते हैं। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं किसी भी परिस्थिति में एब्सोल्यूट रहेंगे, उसको निलंबित या लिमिटेड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरा है राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम लोग देखते, पहले तो वो था सिविल यानी दीवानी राइट पे, अब पॉलिटिकल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है तो देखते हैं। राजनीति जब भी आपातकाल की स्थिति होती है, मतलब जो है सो इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, तो उसमें राजनीतिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। पॉइंट वाइज समझेंगे कि राजनीतिक अधिकार देश की शासन प्रक्रिया में भाग लेने से संबंधित है। तो जो भी राजनीतिक अधिकार किसी भी नागरिक या फिर नेता को मिला हुआ है, इसका उस अधिकार का मतलब ही ये है कि वो शासन प्रक्रिया जो है उसमें भाग ले सकता है। तो इसमें क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं पॉलिटिकल राइट पे देखते हैं। पहला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कमज़ोर होना, मतलब चुनाव को स्थगित या रद्द किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। विपक्ष पर प्रतिबंध यानी विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी से राजनीतिक गतिविधि लगभग समाप्त हो जाती है, मतलब विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ये पॉलिटिकल जो राइट है उस पे प्रभाव पड़ता है। तीसरा है केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव यानी यूनिटरी जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव। राज्य सरकार की शक्तियाँ कम हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो जो राज्य का जो पावर होता है वो इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान कम हो जाता है, और संसद जो होती है वो राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। संसद का जो राज्य सरकारों का जो पावर है कानून बनाने का वो खत्म हो जाता है। लोकसभा का कार्यकाल विस्तार, मतलब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष यानी एक बार में 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है उसको भी 5 से 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 5 साल के बाद लोकसभा इलेक्शन होना था, लेकिन आपातकालीन स्थिति में अब 1 साल चूँकि बर्बाद हो चुका है तो अब 6 वर्ष के बाद लोकसभा इलेक्शन होंगे। तीसरा है अपवाद, यानी जिन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है, जैसे 44वां संशोधन। तो जो संशोधन हुआ था कि अपवाद जो हैं, जो 1978 के बाद जो आपातकालीन लगा उसके बाद जो है 44वां मतलब जो है सो संशोधन है, ताकि 75 में आपातकाल लगा था, 1978 में 44वां संशोधन आया, जिसमें आपातकाल के कारण जो दुरुपयोग है उसको ख़त्म किया गया और एक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। जैसे अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्ध करना होगा। अपराध अगर कोई भी आदमी को आप जेल में डाल रहे हैं तो आपको उसके लिए दोष सिद्ध करना होगा, तभी आप उसको
जेल में डाल सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी परिस्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी का जान नहीं लिया जा सकता है। व्यक्तिगत मतलब जो स्वतंत्रता है उसको, उसका अधिकार उसको दिया जाएगा। मतलब एक आदमी अगर कहीं पे कोई काम के लिए जा रहा है तो उसको नहीं रोका जा सकता। हाँ, अगर कोई ग्रुप में जा रहा है, कोई संघ बना कर के जा रहा है, या फिर 10 लोग एक जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे रोक लगाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि 1975 में जो आपातकाल लगा था उसमें क्या उसके उदाहरण से समझते हैं। तो मीसा कानून, मतलब हज़ारों लोगों को बिना वारंट के जेल में डाल दिया गया था। ये आपातकालीन का उदाहरण है कि मीसा कानून लग गया था। जबरन नसबंदी, मतलब परिवार नियोजन के नाम पर दमनकारी नीति अपनाई गई, जो कि बहुत ही मतलब क्रूर माना गया। प्रेस सेंसरशिप, सरकार के आलोचक अखबार बंद कर दिए गए। तो ये काफ़ी डिक्टेटरशिप वाली जो है बात है वो रही। अब देखते हैं उदाहरण 1975 से 1977 का राष्ट्रीय आपातकाल क्या था। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे इसको, तो यह भारत इतिहास में आपातकाल का सबसे प्रमुख उदाहरण है, जब नागरिक अधिकारों को बड़े पैमाने पर निलंबित किया गया था। यानी स्वतंत्रता का हनन पहला पॉइंट है। नागरिकों को यह भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। मीडिया पर अंकुश, यानी प्रसिद्ध अखबार जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने विरोध में खाली संपादकीय छापे तो उस पे अंकुश लगा दिया गया। उसके उसके अखबार संपाद उसके जो ऑफिसेज हैं उसको बंद करा दिया गया। न्यायपालिका की असहायता और सहायता में देखा गया कि एडीएम जबलपुर मामले में हेवियस कॉर्पस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन के दौरान सरकार किसी की जान भी ले ले तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। तो 1975 से 77 के आपातकाल में बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार थे जिनको लिमिट किया गया, और कोर्ट जो है सो मूक दर्शक बनी रही, सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनी रही। मीडिया जो मीडिया पे अंकुश लगाया गया, मीडिया हाउसेस को बंद किया गया, जबरन लोगों की नसबंदी करवाई गई, प्रेस सेंसरशिप जो सरकार के आलोचक थे उसको बंद ही कर दिए गए, विपक्ष जो था उसको बिना कारण बताए, मतलब जो है सो बिना कोर्ट में पेश किए हुए उनको जेल में रखा गया। तो ये काफ़ी इनह्यूमन व्यवहार था, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के कारण इन सभी जितने भी अ अ, जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था उसको जो है सो काफ़ी मतलब जो है सो इम्प्रूव करके 44 संशोधन में दिखाया गया, मतलब लाया गया। अब लोगों को 44वें संशोधन में ये लाया कि अब लोगों को अगर आपातकालीन की स्थिति में भी सरकार गिरफ्तार करती है तो उसे कारण बताना पड़ेगा, कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा, नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता है। अगर कोई एक अकेला व्यक्ति किसी काम से डॉक्टर के पास जा रहा है, या किसी बाजार में सामान खरीदने जा रहा है, या किसी भी काम से जा रहा है, तो उसके स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। ये सारी इन सभी चीज़ों को 1978 के 44वें संशोधन में ऐड किया गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो आपातकालीन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक बुराई है। हालांकि यह नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी और लोकतांत्रिक ढांचे यानी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को एक निश्चित समय के लिए अपंग बना देता है। 44वें संशोधन के बाद अब अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा के कारण आपातकाल के दौरान भी सरकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है। तो ये आपने निष्कर्ष देखा, तो मुझे उम, ऐसा लगता है कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि आपातकालीन स्थिति में जो हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट है वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।